आदिल शाहजेब के शो में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब जिलानी। आज के प्रोग्राम में हम पंजाब में सियासत पे नज़र डालेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है उस पर नज़र डालेंगे, थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आगाज़ प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से जो आज शाम गए हुई उससे वाज़ेह हो गया कि हुकूमत अब चंद हफ्तों की मेहमान है। अपने खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया कि अगस्त में मुल्क में निगरां हुकूमत काम संभाल लेगी। उन्होंने कहा कि हमने 15 माह में पिछले 4 साल की खराबियों का मलबा साफ़ किया। हमने वोट बैंक की परवाह न की बल्कि स्टेट बैंक में इजाफे की कोशिशों में लगे रहे। आपकी खैरखाई और खिदमत की ये मुकद्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरां हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे इंशाअल्लाह। 15 माह में अमन व अमान समेत दीगर शोबों में बदतरीन बद इंतज़ामी, करप्शन, नालायकी और साजिशों की लगी आग बुझाई। तो सबसे बड़ी जो कामयाबी रही वो डिफ़ॉल्ट को अवॉइड करना और IMF के साथ दोबारा एक प्रोग्राम में जाना। तो ये अगर कहा जाए कि वज़ीर आज़म ने एक तरह से अपनी इलेक्शन पिच आज दे दी तो ये गलत नहीं होगा। सवाल हर जगह यही उठ रहा है कि इलेक्शन के बाद क्या लगभग यही पार्टियां वापस इक़्तिदार में आएंगी ताकि जिस मुआशी सिमत का तयन किया गया है उस पर कारबंद रहा जाए। इस मंजरनामे में PTI कहाँ फिट होती भी है या नहीं। हुकूमत का कहना है कि उसने इंतखाबी इस्लाहात पर काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। कुल 73 तरामीम जो हैं वो तजवीज़ की गई हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये सामने निकल कर आ रही है कि पार्लियामेंट्री जो कमेटी है जो इसको देख रही है उन्होंने फ़ैसला किया है कि सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को फ़िलहाल एजेंडे से निकाल दिया जाए। सबसे अच्छी खबर तो ये है जी कि जिन चीज़ों पे नहीं था इत्तफाक़ राय, उन पे इत्तफाक़ राय हो गया। अब तकरीबन 99% चेयरमैन साहब ने अपनी बुर्दबारी से 99% जो मामलात हैं वो हल करा दिए हैं। एक दो इश्यूज़ के ऊपर है, उसमें सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने भी कहा है कि वो तजवीज़ दे देंगे और वो ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं जो कि पोलिटिकली कंटेंशियस है, वो टेक्निकली और लीगली देखने वाली बात है। इसी दौरान PTI के मुनर्रफीन की नई जमात IPP यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होकर उकाब के निशान पर इंतखाबात में उतरेगी। पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत का फ़ैसला ज़ाहिर है कि सबसे बड़े सूबे पंजाब में होता है। वहाँ का मंजरनामा कैसा बन रहा है, बात करते हैं प्रोग्राम में डेरा गाजी खान के ख़ानदान और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार उवैस लगारी साहब से। आप रुकन कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली रह चुके हैं, 2017-18 में वज़ीर तवानाई भी थे। तो पहला सवाल आपसे ये उवैस लगारी साहब कि प्राइम मिनिस्टर ने आज ये तो बता दिया कि अगस्त में निगरां हुकूमत आ जाएगी, लेकिन उन्होंने डेट वाज़ेह नहीं की, जिससे अभी ये पता नहीं चल रहा कि ये इलेक्शन जो हैं ये 60 दिन में यानी कि अक्टूबर में होंगे या 90 दिन में नवंबर में होंगे। मेरे पास कोई ख़ास इनसाइड इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर के बयानात को देखिए और मुख्तलिफ वफाकी वज़रा के बयानात को, तो असम्बलियाँ ये लोग जी डिज़ोल्व करेंगे जस्ट आइदर बिफोर दे कंप्लीट द जी टेन्योर या फिर उस दिन होंगी जिस दिन ऑटोमेटिकली होगी। तो या 2 महीने के बाद उसके बाद इलेक्शन होंगे या 3 महीने के बाद होंगे, अनलेस कोई इस किस्म की और कॉन्स्टिट्यूशनल या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट सामने नहीं आ जाती जो कानूनदान या मैं और आप या कोई भी उस वक्त रेज करे, जो अभी तक मुझे दिखाई तो नहीं दे रही जी फ़िलहाल। चलें, ये तो वाज़ेह हो जाएगा कि डेट क्या आती है। लेकिन मैं अगर आपसे पंजाब के सियासी मंजरनामे पे बात करूं तो हम देख रहे हैं कि एक IPP प्रोजेक्ट जो है वो भी लॉन्च हो चुका है। जो PTI है, जो बची कुची है, वो भी ज़ाहिर है मैदान में है। पीपल्स पार्टी की जो तवज्जो है वो भी जनूबी पंजाब पर है और फिर आप हैं नून लीग की तरफ से। ये बताएं कि आपको नज़र आ रहा है कि अब पंजाब की सियासत जो है वो तकसीम दर तकसीम की तरफ जा रही है। 2018 से पहले जो इलेक्शन हुए थे 2013 के अंदर, उसमें PMLN ने साउथ पंजाब में गालिबन कोई 3 या 4 सीटें थी जो नहीं जीते थी, उसके अलावा सारी जीती थी। फिर 2018 में अनड्यू प्रेशर की वजह से बहुत सारे PMLN के जो कैंडिडेट्स थे वो पार्टी की टिकट को छोड़ गए थे। पार्टी की टिकट कोई वो लेने वाला नहीं था, ख़ास तौर पे डेरा गाजी खान डिवीज़न के अंदर और कुछ और इलाकों के अंदर। अब वो तमाम जो अपने वोट बैंक भी होल्ड करते हैं और PMLN का भी उन हलकों में वोट बैंक है, वो लोग वापस पिछले 2 से 3 सालों में
PMLN के साथ दोबारा अटैच होके बीच में आ चुके हैं और पिछले 1-2 साल से बहुत अच्छा किरदार भी अदा कर रहे हैं। जहाँ तक IPP की बात है, IPP का आप उसको प्रोजेक्ट कह रहे हैं, मैं उसको एक सियासी जमात कह देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, रजिस्टर हो गए हैं अब माशाल्लाह। तो वो जो IPP है उसके अंदर वो लोग जा रहे हैं या गए हैं जो PTI को छोड़ के गए हैं, या जिन्होंने इमरान खान की 9 मई की पॉलिसीज़ को रद्द किया है स्टेट के ख़िलाफ़ और हमारे इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ जो थी। तो वो लोग अब अनसेटल्ड हैं। उनका एक उनकी तरफ वो जो 20-25% एक स्विंग वोट होता है वो उनकी तरफ जाए ना जाए, अक्सर लोग यही असेस कर रहे हैं कि उनकी तरफ ज़्यादा नहीं जाएगा। तो हम लोग PMLN के अंदर बहावलपुर, मुल्तान और DG खान के जो डिविजन्स हैं साउथ पंजाब के, उसमें काफ़ी अपने आप को इस वक्त कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल हो जाए। ग़ारी साहब, कंफर्टेबल कैसे महसूस कर रहे हैं? चले हम पूरे पंजाब की बात नहीं करते, हम जनूबी पंजाब की भी बात नहीं करते, हम बात करते हैं आपके इलाके की, डेरा गाजी खान, और वो भी राजनपुर की, जहाँ पे अभी 5 महीने पहले एक बाय इलेक्शन हुआ जिसमें आपके साहबजादे ने भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन आपने देखा कि PTI के उम्मीदवार मोहसिन लगारी जो हैं वो एक भारी लीड से ये इलेक्शन जीत गए। अब 5 महीने में मैं मानता हूँ कि 9 मई भी हो गया है, लेकिन हालात इतने भी नहीं बदले और मुझे ये लग रहा है कि आप PTI को अभी भी काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं उसका आपको बताऊं, जहाँपुर के इस इलेक्शन में और इस हलके में हमेशा से 3 पॉलिटिकल ग्रुप्स की सियासत रही है, एक लगारी ग्रुप, एक गुरचानी ग्रुप और एक द्रिशक ग्रुप। जब जाफर लगारी साहब का इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल को जाहिर है वो जो एक सिंपैथी फैक्टर है, वो उनकी जो बेवा थी, उन्होंने मोहसिन लगारी को वो वोट डाइवर्ट करने की एक एफर्ट की और जो लगारी ग्रुप ने जाफर लगारी को ऑनर करने के लिए उसको वोट दिया। इमीडिएटली बाय इलेक्शंस के बाद वो लगारी ग्रुप का तकरीबन 80% हिस्सा अब उस पार्ट को छोड़ के और हमारे साथ ज्वाइन कर चुका है। गुरचानी ग्रुप पहले ही हमारे साथ है, तो वहाँ पार्टी का वोट अगर आप 5-10% ऐड ऑन कर लें तो इस वक्त वही इम्बैलेंस है जो 2018 या 2023 के बाय इलेक्शन में आपने PTI की फेवर में देखा। वही जो सिचुएशन है वो इस वक्त, अगर PMLN का वही कैंडिडेट खड़ा होगा, चाहे मेरा बेटा है या कोई और हो, तो उसके हक में ही होगा। अगर ये ग्रुप्स इकट्ठे होल्ड ऑन करते हैं तो साउथ पंजाब में पार्टी पॉलिटिक्स और महंगाई के अलावा ये चीज़ें जी, धड़ों की सियासत भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, पार्टी का वोट बैंक भी है। लेकिन इस वक्त तो सिचुएशन अगर आप उस हल्की की लें तो ये है, मुख्तलिफ हल्कों के अंदर भी स्पेसिफिक ऐसे ही हालात होंगे और इन सब की असेसमेंट करने के बाद हम समझते हैं कि साउथ पंजाब वी आर इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन राइट नाउ। चले, ये आपकी बात हम मान लेते हैं कि हर हल्के के अपने भी एक डायनामिक्स होते हैं, लेकिन आपने महंगाई की बात की तो हम ये देखते हैं कि पिछले इस साल डेढ़ में रिकॉर्ड महंगाई हुई जो हमने पहले कभी नहीं देखी। अभी खुदा करके IMF के साथ एक मुआहदा तय पाया है, लेकिन सारे माहिरीन ये कह रहे हैं कि आने वाले महीनों में आम लोगों पर बोझ मज़ीद बढ़ेगा। तो आपको लगता नहीं है कि ये महंगाई जो है ये आपको महंगी पड़ सकती है? जी, महंगाई तो हर एक को महंगी पड़ती है जी, हमेशा। लेकिन इस वक्त IMF की ये एक अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट करवाने का जो एक पेनफुल एक हार है, वो भी PMLN के जी खाते में जाता है ज़रूर पेनफुल। लेकिन ये आइंदा मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतरी की तरफ और रैशनैलिटी के साथ आगे लेके जाना, चीन, सऊदी अरब, अमेरिका और तमाम ममालिक के साथ एक बेहतर ताल्लुकात, रूस के साथ बाकायदा अमल दरामद करके एक बेहतर ताल्लुकात की तरफ लेके जाके इंटरनेशनल बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ लेके जाने की इस वक्त उम्मीद जो है वो हमें ज़रूर ये खुशफहमी है, और ये खुशफहमी काफ़ी हद तक रियलिज्म के साथ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त ज़्यादा बेहतर वो चांस है इकोनॉमी को रिवाइव करने का, जिसका लोग काफ़ी सालों से आप इंतज़ार कर रहे हैं। लगारी साहब,
2018 के इलेक्शन से पहले हमने देखा कि एक सिलेक्शन का एक प्रोसेस है वो चल रहा था। अभी नज़र ये आ रहा है कि एक आईपीपी पार्टी है, पीटीआई है, नवाज़ लीग है, फिर पीपल्स पार्टी है, वो भी जनूबी पंजाब पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आपको अब क्या लग रहा है कि क्या ये 4 वे मुकाबला होगा, फिर इसमें इलेक्टेबल्स भी शामिल हो जाएंगे? पीपल्स पार्टी का कुछ हलकों में अपना रिवायती साउथ पंजाब के अंदर तो ज़रूर असर है। जहां आप मुजफ्फरगढ़ के 1-2 हलके देख लें, रहीम यार खान के देख लें, लेकिन ओवरऑल पीपल्स पार्टी कोई इलेक्टेबल्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करने में कामयाब नहीं हुई पिछले 1-2 महीनों में जो हमने हालात देखे हैं। तो अक्सर जगहों के ऊपर तो गालिबन जो पीटीआई के जो डिसिडेंट्स हैं उन्हीं का, और एक आज़ाद हैसियत में या आईपीपी की हैसियत में उन्हीं का हम लोग एक मुकाबला देख रहे हैं पीएमएल-एन के जो फ्रंट रनर्स हैं उनके साथ। और ये गालिबन 1-to-1 फाइट होगी, अदर देन अ फ्यू कंस्टिट्यूंसीज जहाँ पीपल्स पार्टी बहुत ऊपर फिगर आउट करेगी, वरना जो मार्जिन है, जिस तरह आपने वो राजनपुर के एक बाई इलेक्शन में देखा कि कहाँ 85,000 55,000, और फिर पीपल्स पार्टी बहुत वे बैक लैग कारी थी, वे बिहाइंड, तकरीबन कोई 20,000 वोटों के साथ। तो इस तरह की अक्सर रिजल्ट्स हमें तो यही एक्सपेक्टेशन और देख रहे हैं अभी रियलिज्म के मुताबिक, तो यही तो फिलहाल तो यही लगता है जी। तो ये हम कह सकते हैं कि आपको भी ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बॉटम पे आएगी, तीसरे चौथे नंबर पे होगी काफ़ी हलकों में? मैं इतना ज़्यादा जी जजमेंटल नहीं, आई डोंट वांट टू साउंड वेरी जी जजमेंटल, लेकिन फिलहाल तो ऑन ग्राउंड यही रियलिटी लगती है कि पीएमएल-एन इस वक्त पंजाब के अंदर लोगों को सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि वो हुकूमत शायद बना सके, और उसके बाद फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो या आज़ाद लोग हों, आज़ाद भी बहुत सारे मेंबर्स का एक मिक्स आ सकता है, बहुत उससे ज़्यादा जो आपने माजी में देखा। तो फिर बाद में यही, और फिर पीपल्स पार्टी मुझे इंडिपेंडेंट लोग जो कामयाब होंगे उससे भी कुछ कम ही दिखाई दे रही है फिलहाल। अवैस लगारी साहब, आपने डॉन न्यूज़ के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में क्या पक रहा है, वहाँ पर क्या पीटीआई के जो मुनर्रफीन हैं उनकी क्या सोच है, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ख़बरें हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत में इख्तलाफात हैं। कुछ अरकान, कुछ पार्टियां जो हैं वो गवर्नर साहब के साथ हैं, कुछ वज़ीर आला के साथ हैं। काबीना में रद्दोबदल पर भी खींचातानी चल रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो ज़्यादा अहम बात है वो ये कि जिस तरह पंजाब में हमने देखा कि 9 मई के बाद पीटीआई काफ़ी तितर बितर हुई, एक नई पार्टी का क़याम भी अमल में आ गया है, ये सूरत हाल हमें खैबर पख्तूनख्वा में नज़र नहीं आती। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर हम अगले चंद महीनों में इलेक्शन में जा रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालात होंगे। ये वो सूबा है जिसने पीटीआई को 2 दफ़ा वोट दिया, और वहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी तकरीबन साबित कदम ही नज़र आते हैं। हालात क्या हैं, हमने देखा कि पिछले एक आध दिन में परवेज़ खटक साहब जो कि वज़ीर आला थे पहले टेन्योर में पीटीआई के, और फिर डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। बाकी अरकान क्या सोच रहे हैं, इस पे बात करते हैं। हमें जॉइन है पेशावर से सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार महमूद जान बाबर ने। महमूद जान, ये बताइए कि जो पंजाब में हमने देखा, और ख़ास करके जनूबी पंजाब में, किस तरह से परिंदे जो हैं वो देखते हैं कि अब हवा का रुख बदला है और वो देर नहीं करते अपनी उड़ान बदलने में। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा हुआ नहीं है। ये जो परवेज़ खटक साहब का जो फ़ैसला किया पीटीआई ने, इस पर वहाँ के जो लोग हैं उसको कैसे देख रहे हैं? इसका कोई फ़र्क पड़ेगा पीटीआई पे या नहीं? देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है जनाब कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का कोई भी रहनुमा अहमियत नहीं रखता। यहाँ पे पीटीआई के लिए 2 चीज़ें हैं। एक, पीटीआई का लीडर वो वाहिद शख्सियत है जिसकी वजह से इस वक्त पूरी पीटीआई जो है वो इकट्ठी है, और उसकी ज़ात पे सिर्फ इकट्ठी है। बाकी परवेज़ खटक साहब से लेके किसी भी रहनुमा का आप नाम ले लें, अगर वो पार्टी से हटता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। और दूसरी चीज़, पीटीआई का कारकुन,
जो कि इस वक्त बहुत बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है। और ये जो लोग पार्टी से नहीं भी जा रहे, इसमें भी इस कारकुन और इसके वोटर का बहुत बड़ा किरदार है। जब तक इसका वोटर अपनी जगह से नहीं हिलेगा तो उस वक्त तक कोई कहीं जाने का फैसला नहीं करेगा। और मेरे ख्याल में परवेज खटक साहब की इस वक्त अहमियत अगर कुछ कम हो रही है या कम होती नजर आ रही है तो उसकी भी बड़ी वजह यही है कि जो पीटीआई का कारकुन है वो इस वक्त सबके दिलों में एक खौफ की तरह बैठ गया है कि हम अगर पार्टी को छोड़ के कहीं और जाते हैं और वहां पे जाके हमें कोई टिकट मिलता है तो ये इस वोट का क्या करेंगे, ये वोट तो फिर उनको नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल में अगर परवेज खटक साहब को कोई टास्क कहीं से मिला भी था, जिस तरह इस वक्त ज़बान खल्क पे ये बात है कि उन्हें कहा गया था कि 40-50 लोग इकट्ठे करें अपने साथ और वो इलेक्टेबल्स हों तो अब तब आपको एक पोजीशन ऑफर की जा सकती है। लेकिन अभी तक की इतलात ये है कि परवेज खटक साहब पीटीआई के अंदर से किसी को तोड़ने में इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में कामयाब नहीं हो सके, खसूसन वो लोग जो कि पीटीआई के लिए मैटर करते हैं। अच्छा। वो लोग इस वक्त अंडरग्राउंड तो हैं, लेकिन उनमें से अभी तक ज्यादातर के टूटने का कोई उनके कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अच्छा। और यही वजह है कि परवेज खटक साहब को देखें कि पहले वो उनका एक गलगला मचा हुआ था कि वो आएंगे तो बस वो माहौल को फिर बदल देंगे। तो हमने भी कोशिश की कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं, हमने कुछ को अप्रोच भी किया, तैमूर झगड़ा को, कुछ और को, लेकिन उनकी तरफ से यही जवाब आया कि जी फ़िलहाल हमें रहने ही दें। और जिससे ये भी ज़ाहिर होता है कि वो एक मखमसे में हैं, वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि क्या करें। तो आपकी क्या रिपोर्ट्स हैं, ख़ास करके असद कैसर के बारे में? उनका बड़ा प्रोमिनेंट रोल रहा एज ए स्पीकर पिछली गवर्नमेंट में, या फिर जो दीगर इनके लोग थे, शौकत यूसुफजई हैं, आतिफ खान हैं, बैरिस्टर सैफ हैं, उनके बारे में क्या रिपोर्ट्स हैं कि फ़िलहाल वो थोड़ा सा अंडरग्राउंड है, वो देख रहे हैं कि सिचुएशन क्लियर हो उसके बाद फैसला करें? देखिए, एक बात जो मेरा अंदाजा है वो ये है, जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है, मैं पीटीआई के आम वर्कर से भी बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ उसके लीडर से भी बात हो, अपोजिशन के लोगों से भी बात करता हूँ जो उनके मुखालफिन हैं, उनके कंटेक्स्ट के बारे में कोशिश करता हूँ कि ये मालूम हो जाए कि कहाँ पे अपोजिशन की जो ये जमातें, उनकी अपोजिशन की ये जमातें उनके साथ इस वक्त कंटेक्ट में हैं। लेकिन कोई कंटेक्ट नजर नहीं आ रहा ऐसा बड़ा कि जिसको मैं ये कह सकूं कि वो इस्टेब्लिश है कि ये पीटीआई का जो वोटर या उसका जो रहनुमा होगा वो इलेक्शन के दिनों में वहां चला जाएगा। अभी तक ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे। एक ऐसी चीज है, मुझे लग रहा है कि पीटीआई की जो मकामी क़यादत है वो स्लीपिंग मोड में है, या वो एक साइड पे हो गई है। उसे ये एहसास है कि अगर ये वक्त गुजर जाएगा और अगर इसमें हम रहेंगे अपनी जगह पे कायम, तो ये कारकुन जो है, ये जो वोटर है, ये हमारे साथ इंटैक्ट रहेगा। तो अभी तक किसी के हिलने की इत्ला नहीं आई। अच्छा। ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही। आपने बार बार पीटीआई के वर्कर की बात की, जो आपने कहा कि साबित कदम है, उसकी बड़ी वजह क्या ये एक जज्बाती लगाव जो हम देखते हैं कि कल्ट वाली बात है, या ये परफॉर्मेंस की बात है कि 10 साल में वहां पे पीटीआई ने डिलीवर किया? नहीं, परफॉर्मेंस तो पीटीआई ने एक दो ऐसे काम किए हैं कि जिसको ईमानदारी की बुनियाद पे अगर कहा जाए तो यही मेरा ख्याल था कि अगर 9 मई नहीं हुआ होता और इमरान खान के ताल्लुकात खराब ना हुए होते पाकिस्तान की रियासत के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो मेरा अंदाजा यही था कि कोई इमरान खान का मुकाबला यहाँ नहीं कर सकता था। और ये जो इलेक्शन था, ये तीसरी बार भी शायद वो जीत जाते, और उसका वर्कर भी इसी वजह से इंटैक्ट है उनके साथ के हमने तो काम भी किया है इस सूबे में। उनके एक दो मंसूबे ऐसे हैं जो कि नजर आते हैं, उसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं कि उसमें करप्शन हुई है, बहुत सारी बातें ये हैं कि वो बहुत महंगे पड़े हैं और उसको करने के लिए मुख्तलिफ जगहों से गलत तरीकों से पैसे इकट्ठे किए गए, वो सारी बातें हैं। लेकिन वो इसमें भी एक अड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि वो ये समझते हैं कि उनके साथ इस वक्त जुल्म हो रहा है। तो उस चीज ने जो उनकी आपस की जो बातचीत है, जिससे मुझे अंदाजा है वो उस पे इकट्ठे हैं। सही है। और एक वो जो उनकी नफरत है ना बाकी जमातों से, जो कि उनके रहनुमा ने, उनके लीडर ने उनके दिलों में डाल दी है तमाम जमातों के लिए, वो नफरत भी बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है। और वो मेरा ख्याल है बढ़ रही है उन लोगों के लिए जो कि इनके जाने के बाद मैदान में होंगे। तो इनके जाने के बाद अगर वो मैदान में होंगे तो नहीं लगता कि ये किसी के साथ जाएंगे। तो ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ कभी कभी ये इल्ज़ाम लगता है कि हालात मैनेज होते हैं, तो आपकी बातों से लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में मैनेजमेंट जो है वो थोड़ी मुश्किल होगी। तो ये बात जो है, ये तो जो दीगर जमातें हैं उनके लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है, ख़ास करके मौलाना फजल रहमान के लिए, ANP के लिए और दीगर जमातों के लिए। तो वो कैसे इसको टैकल करेंगे कि अगर पीटीआई का वोट बैंक इंटैक्ट है या 19-20 का फ़र्क आता है,
तो उनका आगे फिर क्या चांस बनता है? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर पीटीआई का वोटर एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, पार्टी का कोई कायद हो ना हो, उसके लिए कोई उनका उम्मीदवार हो ना हो, अगर वो आपस में जुड़े रहते हैं और ये इनकी जो मुखालिफ जमातें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, अगर वो एक दूसरे से तकसीम होके लड़ते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर उनके लिए फिर भी मसला होगा। अच्छा। क्योंकि ये जो रिएक्शन का वोट होगा ये उनको, मेरा ख्याल है कि हर कंस्टिट्यूंसी में उनका मुकाबला करेगा और वो अपने लिए खुद उस हल्के में शायद ये ढूंढ लें कि किस उम्मीदवार को ये वोट हमने देना है। ठीक है। और वो हर उस उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं जो कि इन जमातों के खिलाफ हो और पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत के खिलाफ हो, तो उनका वोट खतरा ये है कि ये वहां जा सकते हैं। तो अब देखना यह है कि वो कौन कौन सी जमातें हैं, कौन से ऐसे लोग हैं, या अगर वो कोई नरम सा फैसला कर सकते हैं तो कोई जमात इस्लामी की टाइप की कोई जमात उनको अगर मिल जाए कि जो इनके साथ भी नहीं है और उनके साथ भी नहीं है, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर वो सख्त स्टांस लेंगे तो फिर इनका वोट जो है वो मेरे ख्याल में एक मुश्किल पैदा कर सकता है। तो अभी तक की जो सूरत हाल है वो तो आपने बयान कर दी। अभी इलेक्शन में टाइम है, कुछ महीने हैं, अभी भी हो सकता है, इस पर हम नज़र रखेंगे, आपसे दोबारा भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस, ऐप्स जो हैं वो किस तरह से लोगों को गुमराह कर रही हैं, ब्लैकमेलिंग हो रही है, उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे बड़े मशवरा देते थे कि बेटा कोशिश करना कभी उधार ना लेना, क्योंकि उनके नज़दीक कर्ज़ माना मर्ज़। एक दफ़ा आपने कर्ज़ लिया तो आप मर्ज़ में मुब्तला हो गए। लेकिन ज़ाहिर है कि कर्ज़ कोई शौक़ से नहीं लेता। हमारे मुल्क को ही आप ले लें, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि हम कशकोल हमें तोड़ना है। जिस तरह से हम कर्ज़ों में जकड़ते जा रहे हैं उसका एक असर ये आया है कि हमारे आम लोग महंगाई के दबाव के तहत, बेरोज़गारी की वजह से वो भी कर्ज़ लेने पर मजबूर हैं। और चूँकि ज़माना डिजिटल है तो बहुत सारी ये शिकायतें सामने आ रही हैं कि ऐसे लोग जो लोगों की, आम लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, उन्होंने ऑनलाइन ऐप्स मुतारिफ़ कराई हैं, वो लोगों को आसान कर्ज़े देने की दावत देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, उनके साथ फ्रॉड करते हैं। इसकी शिकायतें कई महीनों से सामने आ रही हैं, लेकिन अब एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। रावलपिंडी के मोहम्मद मसूद उसका शिकार हुए। उन्होंने 22,000 रुपये ऑनलाइन एक कर्ज़ा लिया। उसके बाद उनका जो प्राइवेट डेटा था वो उस कंपनी ने लीक करने की धमकियां दी, उन्हें ब्लैकमेल करते रहे। आखिरकार तंग आकर, मजबूर होकर उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद हमारा जो FIA है, उसका जो साइबर क्राइम विंग है, वो हरकत में आया। उन्होंने छापे मारे हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में इस कंपनी के जो लैपटॉप्स हैं वो अपनी तहवील में लिए हैं और ये सब कार्रवाई हुई है। सवाल ये है कि ये जो प्रोएक्टिविटी हमने देखी है, इसके लिए एक शख्स को ख़ुदकुशी क्यों करना पड़ी? इससे पहले ही हम इसको क्यों नहीं देख रहे, हालांकि शिकायत ये बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त हैं अम्मार जाफरी साहब। आप साबिक एडिशनल DIG हैं FIA के और साइबर क्राइम विंग बनाने में सर आपका अहम किरदार था। ये बताएं कि क्या ये जो साइबर क्राइम विंग है वो आम तौर पर देखा है कि सहाफ़ियों के पीछे और दूसरे कामों में लगा रहता है। ये इस किस्म के जो क्राइम्स हैं, फ्रॉड है ऑनलाइन, ये इसको पकड़ने में क्या उनकी लिमिटेशंस हैं? कोई कैपेसिटी का इशू है या विल का इशू है? नहीं बहुत शुक्रिया था आपका मुझे टी पे लेने का। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई नया काम नहीं है, बहुत पुराना काम है और ये डिफरेंट रंगों से, डिफरेंट चीज़ों से लोग सामने आते रहते हैं हमारे में। ठीक है, अब देखना ही पड़ेगा कि ये जो खास वाक़या है ये क्या हुआ हैगा। देखिए, गुजारिश ये है कि ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन अब ये जो वाक़या है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसके अंदर ये लोन्स लोगों को देते हैं, ठीक है जी, और फिर वो उसके एवज वो फिर उन पर बड़े बड़े सूद चढ़ जाते हैं, फिर वो मसला बन जाता है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे कई महकमों को मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह सूद देना बगैर किसी कानून के ये लीगल चीज़ नहीं है और ये बैंकिंग क्राइम में भी आता है। उसके अलावा साइबर क्राइम की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वो तमाम क्राइम जो कि ऑनलाइन किए जाते हैं, ये ऑनलाइन हुआ क्राइम, जिसमें FIA भी आएगा, इसमें 420 का केस भी बनता है। ये जितनी भी वारदातें इस वक्त मुल्क में हो रही हैं, इसमें आपने बिल्कुल सही कहा, FIA की कैपेसिटी का इशू भी है इसके अंदर,
और कैपेसिटी का इशू इस तरह है कि उनके पास अगर पहले 10 लोग थे और 50 काम थे, तो अब लोग तो उनका 20 हो गए, लेकिन काम भी 500 हो गए हैं। तो उनके पास वो बैंडविड्थ ही नहीं है कि जिसके जरिए वो लोगों के मसलों को हल कर सके। दूसरे कुछ थोड़े से लीगल इशू ऐसे हैं हमारे पास कि जिसके जरिए लोग बच जाते हैं सारे कामों के अंदर से ना। उसको हैंडल करने के लिए हमें थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा कि जो अब टेक्नोलॉजी बेस्ड नए क्राइम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जो लोन देना है लोगों को, इसके एक लॉज है स्टेट बैंक के बकायदा, के तहत बैंकिंग की अप्रूवल होती है, लोग लोन देते हैं। तो किस तरह ये ऑनलाइन लोगों को लोग लोन दे रहे हैं, इसको देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर देखना पड़ेगा कि जो आपने सही कहा SCCP का महकमा है कि ये जो है एक कॉम्प्लिकेटेड मसला है। मतलब इसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का भी रोल बनता है, इसमें पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का रोल बनता है, इसमें स्टेट बैंक का भी है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जिन्होंने, और वो शर्म से बताते भी नहीं है कि यार हम इस चक्कर में फंस चुके हैं, अब हम क्या करें, उनके लिए आपका क्या मशवरा है? वो FIA में किससे रब्ता करें और उनको कैसे कोई रिलीफ मिल सकता है अगर वो गलती से इस मामले में फंस गए? अच्छा, पहली बात तो यह है कि उनकी जो वेबसाइट है वो है www.complaints.fia.gov.pk। रिपीट कर दूं, www.complaints यानी शिकायत, complaints.fia.gov.pk। तो रिपोर्ट करें, FIA को रिपोर्ट करें। हाँ, ये रिपोर्ट करें। अच्छा, वो जब फॉर्म खुलेगा तो उसमें वो सब चीजें मांग लेंगे। उसके बाद वो आपको एक मेल करेंगे या उनके जो नंबर्स हैं वहां से आपको कॉल आएगी, तो फिर आपको वो आगे बात चलेगी। ये तो है उनको कंप्लेंट करने का तरीका। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस फ्रॉड में आ रहे हैं उनको भी सोचने की जरूरत है कि दुनिया में कौन सा शख्स है जो बगैर किसी कोलैटरल की आपको लोन दे दे। लोग देते नहीं है लोन, कि जो बैंक, बस लोग मासूमियत में, मजबूरियत में ना झांसे में आ जाते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में तो ये चीजें बहुत आम होगी, लेकिन इससे बहुत पहले एक नाइजीरियन स्कैम हुआ करते थे। नाइजीरियन स्कैम जो था वो आज से कुछ 30-40 साल पहले वो ये था एग्जैक्टली कि आपको फेक मेल आती थी, आपको कॉलें आती थी, आप लोग देते थे पैसे। मैं फिर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को बताना चाहूंगा कि जो अब टेक्नोलॉजी आएगी आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड क्राइम मिलेंगे। देखिए, 1860 के अंदर अंग्रेज जो था वो एक कानून लाया था, नाम था एंटी ठगी एक्ट। आप देखें गूगल करके, एंटी ठगी एक्ट। इसका मतलब 1860 के अंदर भी फ्रॉडिया मौजूद थे जी। तो वही फ्रॉडिया अब इंटरनेट के ऊपर आ गए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसा आपने कहा कि डिजिटल ज़माना है और नई जहतें हैं, नए क्राइम होंगे, नए फ्रॉड होंगे, और उसमें कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उसका बड़ा अहम रोल है। जैसा कि जाफरी साहब ने कहा, अगर आप इसका शिकार हैं, किसी को जानते हैं वो इसका शिकार हैं, ज़रूर FIA से रब्ता करें। उम्मीद है कि वो कुछ इसका अजाला करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे। पाकिस्तान में आबादी के साथ साथ बिजली की डिमांड में इजाफा हो रहा है। हम बिजली बनाते हैं कोयले पर, तेल पर, जिससे पोल्यूशन भी होता है, क्लाइमेट चेंज का मसला भी है। इसका क्या हल है? हमारे साथ एक एक्सपर्ट होंगे, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में CPEC को 10 साल पूरे हो रहे हैं। इन 10 बरसों में हमने देखा कि चीन की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आई उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिजली के शोबे में थी। हमारे पास 10 साल पहले काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग थी, लेकिन फिर हमने देखा कि कोयले के प्लांट लगे, तेल के लगे और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगे। इन 10 बरसों में कोई 6000 मेगावाट बिजली जो है वो हमारे सिस्टम में दाखिल हुई। लेकिन जो आबादी बढ़ रही है, बिजली की डिमांड में इजाफा होगा और मज़ीद पावर प्लांट्स लगाने होंगे, मज़ीद डैम्स बनेंगे। एक नवंबर 22 में जो हुकूमत की प्लानिंग की एक डॉक्यूमेंट सामने आई है, उसके मुताबिक अगले 10 साल में हमें 30 गीगावाट बिजली मज़ीद पैदा करनी होगी, जिसके लिए हमें $40 बिलियन की सरमायाकारी की ज़रूरत होगी। अब अगर ये कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक है रिन्यूएबल फर्स्ट के नाम से, और उसके स्कॉलर हैं अम्मार हसीम, वो इस वक्त हमें कर रहे हैं। अम्मार, आप फुल ब्राइट स्कॉलर हैं और आपने पिछले कई महीनों में एक रिसर्च डॉक्यूमेंट पे काम किया है ये देखने के लिए कि बिजली के हवाले से हमारी प्लानिंग क्या है। अभी हम ये देख रहे हैं कि हमें कहा जाता है कि जी कि हमारी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। उसके बावजूद भी एक तो लोड शेडिंग भी है मुल्क में, और जो बिजली मौजूद है वो रोज़ बरोज़ महंगी होती जा रही है।
तो आपने जो इस पूरे मामले को देखा है, हमारे मुल्क की जो प्लानिंग है बिजली के हवाले से, उसमें आपने 2-4 मुझे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉप लाइंस हैं, अगर वो हमारे साथ आप शेयर कर सकें। जी, पहले तो मैं एक ये बात बता दूं कि $40 बिलियन की जो फिगर है, ये जो हमारा नेशनल डॉक्यूमेंट है वो कहता तो है कि अगले 10 साल में हमें $40 बिलियन चाहिए, लेकिन ये फिगर करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप उसी डॉक्यूमेंट में पढ़ें तो वो ये बताते हैं कि इसमें से बहुत सी कॉस्ट हैं जो उन्होंने साथ शामिल नहीं की मुख्तलिफ वजूहात के ऊपर। ये फिगर एक्चुअली तकरीबन 100 बिलियन के करीब है। ये चीज़ हम लम्स की रिपोर्ट से भी हमें नजर आती है, वर्ल्ड बैंक के एनालिसिस में भी हमें नजर आती है। तो ये $100 बिलियन का सवाल है कि अगले 10 साल के अंदर हम अपने बिजली के निज़ाम को किस तरीके से लेके चलते हैं। तो जो हमारी रिपोर्ट थी, जो स्टडी थी, हमने इसके ऊपर 1 साल लगाया। उसका मकसद ये था कि हम ये देखें कि सबसे सस्ती बिजली बनाने का जरिया कौन सा है, और इसके अंदर हमने एक सॉफ्टवेयर यूज किया जिसका नाम प्लेक्सोस है, और ये वही सॉफ्टवेयर है जो एनटीडीसी भी इस्तेमाल करता है। एनटीडीसी पाकिस्तान का नेशनल पावर प्लानर है, और इससे हमने इससे ये पूछा कि हम कितना इसमें किस किस्म की बिजली इसमें जो है वो हमें सबसे ज्यादा सस्ती पड़ेगी। तो ये सॉफ्टवेयर हमें बताता है कि इस वक्त जो शमसी और हवाई तवानाई है वो तकरीबन 10 रुपए पर यूनिट के करीब हमें पड़ती है, जबकि अगर कोल की तरफ हम जाते हैं तो तकरीबन 20 रुपए पड़ती है, न्यूक्लियर तकरीबन 20 रुपए पड़ती है, और जैसे जैसे हम गैस की तरफ और बाकी इंपोर्टेड फ्यूल्स की तरफ जाते हैं तो वो हमें 30 रुपए और 40 रुपए तक भी पड़ती है। तो सबसे सस्ती बिजली तो शमसी और हवाई तवानाई बनती है। अब सवाल यह है कि हम अपनी जो हमारी ग्रिड है, इलेक्ट्रिक ग्रिड है, उसमें कितनी शमसी और हवाई तवानाई शामिल हमें करनी चाहिए। और ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि शमसी और हवाई तवानाई जो है वो दिन में आती है, शाम को हवा चलती है तो वो होती है, लेकिन दिन के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिस वक्त वो नहीं होती। तो मैं एक मैप दिखाना चाह रहा हूँ स्क्रीन पे, जिससे हमारे देखने वालों को ये अंदाज़ा हो कि इस वक्त जो हमारे पास बिजली है उसमें शमसी तवानाई का और पन बिजली का कितना, बिल्कुल ही बहुत ही छोटा सा शेयर है। मेजॉरिटी जो है हमारे यहाँ वो हम कोयले पे, हाइड्रो पे और तेल पे हमारा इन्हिसार है। लेकिन इस वक्त जो है इसके बावजूद कि सिंध और बलूचिस्तान आइडियल करार दिए गए हैं आलमी स्टडीज़ में भी कि यहाँ पे पन बिजली के, विंड के, सोलर के बहुत स्कोप है, हमने उस पर तवज्जो नहीं दी है। तो ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, इससे आपको एक अंदाज़ा होता है कि हम कहाँ खड़े हैं। जी अमार, सॉरी, कंटिन्यू करें प्लीज़। हाँ जी, तो हमारी स्टडी मुख्तसर अगर मैं बयान करूं तो ये कहती है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो शेयर है शमसी और हवाई तवानाई का वो 5 से 6% है। हमारी स्टडी ये कहती है कि इसको तकरीबन 45% के करीब शमसी और हवाई तवानाई के ऊपर चलना चाहिए। और अगर हम 45% तक इसको 2030 तक नहीं लेके जाते और हम इसी तरह से चलते रहते हैं जैसे हमारा निज़ाम इस वक्त चल रहा है, जो कि महंगी बिजली के ऊपर चल रहा है, तो हमें तकरीबन $10 बिलियन का खसारा बर्दाश्त करना पड़ेगा अगले 10 सालों में। तो ये बात सही है अमार कि ना सिर्फ ये हमें पैसों में, मतलब डॉलर्स में, रुपयों में हमें महंगी पड़ रही है जो मौजूदा हमारा सिस्टम है, बल्कि अगर आप मौसमियाती तब्दीली के हवाले से देखें तो उस लिहाज से भी ये अब मौजू नहीं है। ख़ुद चीन ने, जिसने हमारे कोयले की ये माइनिंग में हेल्प की और प्लांट्स लगाए, ख़ुद चीन ये प्लेज कर चुका है कि हम आइंदा जो है रिन्यूएबल की तरफ जाएंगे। इस वक्त वो इस टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी आगे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्यों अब भी हम बातें तो कर रहे हैं, लेकिन सोलर और विंड की तरफ हमारी जो ट्रांजिशन है उसमें खामियां क्या हैं, कोताहियां कहाँ हैं, क्यों हम उस तरफ नहीं जा रहे तेज़ी से? जी, तो होता इस तरह है कि शमसी और हवाई तवानाई, सोलर विंड जब हम लगाना चाहते हैं तो इन्वेस्टर होते हैं जो मुल्क में आते हैं, या वो मुल्की लोग होते हैं, तो वो ये देखते हैं कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करूंगा तो मैं अपना प्लांट लगा दूंगा और अगले 25 साल तकरीबन इसकी प्रोजेक्ट लाइफ होती है। तो इन 25 साल के अंदर मुझे जो है वो मैं बिजली काम करता रहूंगा और मुझे गवर्नमेंट की तरफ से जो है उसके कुछ पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि बावजूद इसके कि हमारे सारे प्लान्स और पॉलिसीज ये कह रही हैं कि हमें 30% तक तो कम से कम जाना चाहिए सोलर और विंड के अंदर, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भरोसा नहीं है। ठीक है, वो जो मुल्क हालात हैं, हमारी गवर्नेंस के बड़े इश्यूज हैं हम इस मुल्क में। हालांकि इस गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम सोलर की तरफ जाएंगे,
गवर्नमेंट चाहिए। इलेक्शन के बाद भी हम चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट आती है वो रिन्यूएबल्स पर तवज्जो दे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें यहीं पे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, शब ख़ैर।